नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जान कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स राइट टू रिलीजन टू रिलीजियस डिनोमिनेशंस। अब ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस का क्या मतलब होता है, इन्हें कौन से राइट्स अवेलेबल हैं, क्या डेफिनेशन आएगी रिलीजियस डिनोमिनेशन की, ये सारी बातें आज हम कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी हेल्प करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इन दोनों चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इन पे जुड़ सकते हैं एंड इनका लाभ उठा सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर यूपीएससी से जुड़ा हुआ काफी रेलेवेंट कंटेंट देखने को मिलता है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की। देखिए आर्टिकल 26 देता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब हमने आर्टिकल 25 की बात की थी तो उस हमने कहा था कि आर्टिकल 25 जो है इट टॉक्स अबाउट राइट टू रिलीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के रूप में आपके पास क्या अधिकार हैं। वहीं पे मैंने उस समय आपको बताया था कि कम्युनिटी के जो राइट्स होते हैं, डिनोमिनेशनल राइट्स जो होते हैं, वो आर्टिकल 26 में है। एक बार इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसे एक बार डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, कहता है जी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखिए जो रिलीजियस होता है इसमें वेरियस कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इसमें माइथोलॉजी भी आ जाती है, इसमें रिचुअल्स भी आ जाते हैं, एथिक्स भी आ जाता है। सो ऑल दीज अफेयर्स आर देयर एंड रिलीजन जो है इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी जहां पर लोग मिलकर अपने एक पर्टिकुलर फेथ के हिसाब से चलते हैं, कुछ कोड्स सेट करते हैं, एथिकल कोड्स को सेट करते हैं, कुछ रिचुअल्स को सेट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। सो इस तरह से लोगों को कलेक्टिवली एंजॉय करने का मौका मिलता है। अब इंडिविजुअल को क्या क्या अधिकार हैं वो तो आर्टिकल 25 में देख लिए। कलेक्टिवली जब एक ग्रुप के लोग इकट्ठे मिलकर एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उन्हें क्या क्या राइट्स मिले हैं वो एक बार देख लेते हैं। कहता है जी राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आपको याद होगा आर्टिकल 25 में भी क्या था, देयर वर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गिवन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल 25 क्लॉज 1। यहां पे भी हमें देखने को मिलता है रिस्ट्रिक्शंस में एक चेंज आ गया। यहां पे वहां पर 4 रिस्ट्रिक्शंस थी, यहां पे 3 है। कौन सी 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं? कहते हैं जी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। सो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस है। वहां पे चौथी कौन सी रिस्ट्रिक्शंस थी कमेंट में बताइएगा जरूर। सो subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right। अब देखिए यहां पे राइट किसको मिला हुआ है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, और किसको, या फिर कोई ऐसा सेक्शन जो है जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के कुछ बिलीफ्स को लेकर चल रहा है। अब कैसे इन सेक्शंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे पर्टिकुलर रिलीजन से अभी देखने को मिलेगा। क्या क्या राइट्स हैं देख लेते हैं। पहला तो राइट है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पसेस। सबसे पहला क्या राइट हो गया कि भाई कोई भी डिनोमिनेशन चाहे तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बना सकती है। इंस्टीट्यूशंस को बनाने का मतलब क्या हो गया कि आप अपने पर्टिकुलर लेट्स से आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स बना सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेक्ट के या फिर डिनोमिनेशन के फॉलोअर्स को फॉलो करने होंगे, एंड कुछ रिचुअल्स तय कर सकते हैं, कुछ नॉर्म्स तय कर सकते हैं। सो क्या कहता है जी, कहता है जी एवरी डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस। नाउ इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। किस लिए बना सकते हैं, फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, एवरी डिनोमिनेशन हैज द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अब देखिए ये 3 जो वर्ड हैं ये काफी ज्यादा सिमिलर आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक तो इस्टेब्लिश करना, दूसरा मेंटेन करना, तीसरा मैनेज करना है। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन किसको कर रहे हैं आप, इंस्टीट्यूशन को कर रहे हैं। मैनेज किसको कर रहे हैं, मैटर्स ऑफ रिलीजन को मैनेज कर रहे हैं। सेक्युलर एक्टिविटीज अलग हो गई, रिलीजियस एक्टिविटीज अलग हो गई। तीसरा क्या है, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है उसे अपने राइट्स को एंजॉय करने के लिए, अपने ग्रुप राइट्स को एंजॉय करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी जहां सभी लोग इकट्ठे हो सकें, जहां इकट्ठे होकर अपने फेथ को डिस्कस कर सकें, चेरिश कर सकें, एंजॉय कर सकें। अब ऐसा करने के लिए कोई प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो। मूवेबल में क्या आ गया, आपको जमीन चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए। इमूवेबल में क्या आ गया, आपको ट्रांसपोर्टेशन के साधन चाहिए, आपको पंखा चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। सो आपके पास ये अधिकार है एज अ डिनोमिनेशन कि आप एक्वायर कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। साथ ही में यू हैव द राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। एंड कानून के हिसाब से जो आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, कानून के हिसाब से आप उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं।
अब यहां पर मैंने आपको बता ही दिया कि 25 इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, 26 जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल राइट्स की बात करता है। सबसे पहले अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इस शब्द की, ये डिनोमिनेशन का मतलब क्या है। देखिए, डिनोमिनेशन का जो मतलब है वो शेरूर मठ केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्कस किया था। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिनोमिनेशन का मतलब है वहां पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से इस मतलब को उठाया था। एक बार देख लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड में क्या कहा गया है डिनोमिनेशन का मतलब, एंड उसके बाद एक डिनोमिनेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देखेंगे। कहते हैं जी, डिनोमिनेशन इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स क्लास्ड टुगेदर अंडर द सेम नेम। यानी कि एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी एक सिंगल आइडेंटिटी हमने बना दी हो, एक सेम नेम उन सब ग्रुप को दे दिया होगा। एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को एक नाम दे दिया, और उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, इसे हमने डिनोमिनेशन कहा। एंड उसमें होता क्या क्या है, अ रिलीजियस सेक्ट और अ बॉडी हैविंग अ कॉमन फेथ। अब देखिए, फेथ की बात हो रही है, बिलीफ फेथ दोनों में डिफरेंस है। बिलीफ क्या होता है, बिलीफ मेरा ऐसा विश्वास जिसे बदला जा सकता है, जो लॉजिक या फिर इलॉजिक दोनों हो सकता है। आई मीन लॉजिक के आधार पे हो सकता है, बिना लॉजिक के भी हो सकता है। जैसे कि एक बच्चे को बताया गया कि 2 + 2 4 होता है, ये बिलीफ है। कल को कोई ये प्रूव करना चाहे कि 2 + 2 तो 5 होता है, शायद आपको इलॉजिकल लगेगा, लेकिन अगर बच्चे को आपने ये प्रूव कर दिया कि 2 + 2 5 होता है, तो बच्चे के लिए ये बिलीफ बन जाएगा। बिलीफ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन बिलीफ को चेंज किया जा सकता है। वहीं पे फेथ जो होता है, इट इज वेरी इनर टू अस, इट इज वेरी डीपर, इट इज वेरी रिलीजियस इन स्पिरिचुअल इन नेचर। सो जो फेथ होता है ये बेसिकली गॉड से रिलेटेड होता है। सो फेथ को चेंज करना इज वेरी टफ इन कंपैरिजन टू बिलीफ। सो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे फेथ की बात कर रहा है, बिलीफ की बात नहीं कर रहा। सो क्या कहता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक कॉमन नाम है, यानी कि ग्रुप का नाम है, एंड दे हैव अ कॉमन फेथ, राइट, भगवान में एक सिमिलर उनकी धारणा है, विश्वास है, एंड ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्ट नेम। ठीक है, सो ये हमने यहां पर क्या कहा, हमने डिनोमिनेशन का मतलब यहां पे समझा। डिनोमिनेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद के कई सारे केसेस में अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। कुछ और पॉइंट्स इसमें हम पढ़ेंगे जो कि हमें जजमेंट से देखने को मिलते हैं। इट वाज सेड दैट कि डिनोमिनेशन का मतलब होता है दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द फोल्ड ऑफ अ लार्जर रिलीजन। लार्जर रिलीजन में एक ग्रुप सेपरेट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म की अगर मैं बात करूं, हिंदुइज्म में आपको देखने को मिलता है कि हिंदुइज्म इज अ वेरी वास्ट रिलीजन। हिंदुइज्म में आपको ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो अपने आप को, अगर आप उनसे पूछें कि आप कौन से धर्म में विश्वास रखते हैं, तो वो कहेंगे हम हैं तो हिंदू, लेकिन हिंदू में भी हम इस धारा से जुड़े हुए हैं, राइट। सो बेसिकली हिंदुइज्म भी एक ऐसी बहुत बड़ी नदी है जो कि अलग अलग धाराओं में बट चुकी है। इसमें आर्य समाजीज भी आ गए, इसमें शैवाइट्स भी आ गए, इसमें वैष्णवाइट्स भी आ गए, बहुत सारे लोग इसमें आ गए। अब है क्या, कहता है जी एक लार्जर ग्रुप ऑफ रिलीजन है, एक लार्जर रिलीजन है, उसमें जो अलग अलग स्ट्रीम्स बट जाती हैं on the basis of different faiths, on the basis of different rituals, norms, etc. वो यहां पर क्या बन गए, डिनोमिनेशन बन गए। तो कहता है जी विद इन लार्जर रिलीजन ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड सच पीपल हैव डिस्टिंक्ट फेथ, दे हैव अ पर्टिकुलर बिलीफ, राइट। सो एक डिस्टिंक्ट फेथ है उन लोगों का। सो फॉर एग्जाम्पल आर्य समाजीज हो गए ना, आर्य समाजीज हैं तो हिंदू ना, लेकिन अगर आप उनसे उनके रिचुअल्स की बात करो, उनके नॉर्म्स की बात करो, उनके फेथ की बात करो, तो आर्य समाजीज आपको कहेंगे हम तो वेदों में विश्वास रखते हैं, वेदों में उनका ज्यादा विश्वास है, मूर्ति पूजा में उनका इतना विश्वास नहीं है। फिर दूसरा आपको देखने को मिलेगा दे प्रेफर हवन, राइट, वो हवन करते हैं रादर देन, अगर हम बाकी सेक्ट्स को देखें तो हमें देखने को मिलता है हिंदुइज्म में भी कि मूर्ति पूजा को प्रेफरेंस दी जाती है, बट हैं तो दोनों हिंदू फोल्ड में आते हैं, राइट। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि आर्य समाज के नॉर्म्स, आर्य समाज के रिचुअल्स अलग हो गए, उनके फेथ में हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आ गई फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हिंदूज। तो यहां पर आर्य समाज क्या होगा, एक अलग सेपरेट डिनोमिनेशन होगी। इसी तरह से आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, जैसे प्रार्थना समाज हो गया, आनंद मार्गीस हो गया, ये सारे क्या हैं, सेपरेट डिनोमिनेशंस हैं। अब कहता है जी सेपरेट डिनोमिनेशन इज डिटरमाइंड बाय एक्सक्लूसिव बिलोंगिंगनेस, दैट इज डिनोमिनेशन शुड हैव डिस्टिंक्ट फिलॉसफी, प्रैक्टिस एंड फॉलोअर्स। सो ये बात मैंने आपको बताई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में ये तक कह दिया था कि औरोबिंदो सोसाइटी एक सेपरेट डिनोमिनेशन नहीं है, बिकॉज उनकी एक अलग से फंडामेंटल फिलॉसफी नहीं है। दे बिलीव इन द फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म ओनली, जो कोर फिलॉसफी है उसी में विश्वास रखते हैं।
क्योंकि उनकी एक अलग फिलॉसफी नहीं है, एक अलग विचारधारा नहीं मानी जा सकती जो हमारा औरोबिंदो समाज है, राइट। सो वो एक केस आया था एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें 3 पैरामीटर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे टू क्वालिफाई एज अ सेपरेट डिनोमिनेशन। वो कौन से तीन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं पैरामीटर्स हैं। पहला तो क्या है कि एक ऐसा ग्रुप जिसका एक कॉमन फेथ हो अमंग इट्स फॉलोअर्स। दूसरा क्या है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तीसरा क्या है, दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम। तो ये 3 चीजें आ गई, अभी हमने इनको डिस्कस भी किया। अब हमारा जो क्लॉज 1 था, अगर मैं यहां पर आपको दोबारा 26 की तरफ लेके चलूं, तो इसमें क्लॉज ए क्या कहता है, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। अब इसमें ये जो वर्ड है जो हमने एस्टैब्लिश एंड मेंटेन पढ़ा, इसका क्या मतलब है। कहता है जी एस्टैब्लिश एंड मेंटेन को आप कंजेक्टिवली पढ़ेंगे। कंजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप इनको इकट्ठे पढ़ेंगे। इकट्ठे पढ़ने का मतलब ये कि अगर एक डिनोमिनेशन को इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का आपने अधिकार दिया है, तो आप एस्टैब्लिश करने के बाद उन्हें यह नहीं कह सकते कि मेंटेन नहीं करो, क्योंकि एस्टैब्लिश करने का अधिकार है तो मेंटेन करने का भी अधिकार उनको मिलेगा ही मिलेगा, विदाउट एनी डाउट। जैसे कि एक पेरेंट को अगर बच्चे पैदा करने का अधिकार है पेरेंट्स को, तो उन्हें पालन पोषण करने का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा ना। वहां पे कोई ये तो नहीं कह सकते कि आपने बच्चे पैदा कर लिए जी बहुत है, अब आपको इसके बाद कोई अधिकार नहीं है। तो वैसे ही यहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई देखिए कंजंक्टिवली पढ़ना है। किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन को आपने ये कह दिया कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर लो, एस्टैब्लिश कर लेंगे, उसके बाद उसे मेंटेन करने का अधिकार मिलेगा। दूसरा ये कि जो पर्पस है वो हमने कहा था कि जी रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। अब एस्टैब्लिश एंड मेंटेन में अगर आप पर्पस की बात करें तो वो बड़ा क्लैरिफाई किया गया है कि आप इसे फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। यू कांट से, लेट्स से हम एक रिलीजियस डिनोमिनेशन से आते हैं, मैं एक आर्य समाजिस का एग्जांपल लेकर कंटिन्यू करता हूं क्योंकि वही मेरे माइंड में इस समय नाम आ रहा है। तो आर्य समाजिस का मान लीजिए उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूशन को बनाया, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली अपने ही फोल्ड में, एंड कल को वो ये कहें कि ये जो हमारी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होगा कि ये प्रॉफिट को कमाए, इट इज नॉट अलाउड। अगर आपको आर्टिकल 26 की प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको वहां पर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पसेस से के लिए ही आप वो जो ऑर्गेनाइजेशन उसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैरिटेबल पर्पसेस के लिए आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए आपने अनाथालय देखे होंगे, आपने वृद्धाश्रम देखे होंगे। सो बेसिकली वो सारे पर्पसेस इसमें आ जाते हैं। इसी तरह से रिलीजियस पर्पसेस के लिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लगा लीजिए कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो कि 4 धाम यात्रा कराए, जो कि आपको विदाउट एनी अर्निंग एनी प्रॉफिट ये कहे कि जी हम 4 धाम यात्रा कराएंगे, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो कि ये कहे कि हम आपको वहां पे रखकर दीक्षा प्रदान करेंगे। इस तरह की कोई रिलीजियस पर्पस के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो वो रिलीजियस पर्पस होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग शुड नॉट बी द मोटिव। फिर आ गया जी मैटर्स ऑफ रिलीजन। अब हमने यहां पर एक और पढ़ा यहाँ पे वर्ड, दैट इज टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अब हमने क्या कहा कि डिनोमिनेशन के पास ये अधिकार है कि वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकती है इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। मैटर ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, देखिए उसको हम यहां पे जान लेते हैं। इसमें हमने आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में क्या पढ़ा था, उसमें एक शब्द आपने पढ़ा था रिलीजन। हमने कहा था दैट एवरी इंडिविजुअल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन में क्या क्या आ गया था, वो सारी चीजें वो यहां पर आ जाएंगी। कहता जी वो 25 में जो आपने पढ़ा और 26B में जो आप पढ़ रहे हो, इसमें रिलीजन का जो मतलब है वो सेम है। यानी कि जो सेक्युलर एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू रिलीजन, जो सेक्युलर एक्टिविटीज हैं उसमें आपको कोई कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलेगा। जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, जैसे हमने इंडिविजुअल के केस में भी पढ़ा था, हमने कहा था कि जो सेक्युलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजन है वहां पे स्टेट की इंटरफेरेंस हो सकती है, जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, फाइनेंसेस हो गया। सेम गोज हियर ऑल्सो कि जो मैटर्स रिलेटेड टू रिलीजन है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो वो ये कह सकती है कि जी हम इस पर्टिकुलर दिन के दिन भंडारा लगाएंगे, इस पर्टिकुलर दिन हम क्या करेंगे, लेट्स से हवन पूजा करेंगे, इस पर्टिकुलर दिन हम लेट्स से गोल्डन टेम्पल को यात्रा करके आएंगे, इस पर्टिकुलर दिन हम लेट्स से अमरनाथ की यात्रा करेंगे। सो ये जो रिलीजियस जो मैटर्स होंगे जो कि सोलली आपके फेथ से जुड़े हुए मैटर्स हैं, इसमें आपको फ्रीडम है सब्जेक्ट टू दीज 3 लिमिटेशंस विच आर गिवन।
बट जो दूसरे मैटर्स आ जाते हैं नॉन रिलीजियस या जिसे हम सेक्युलर मैटर्स कहते हैं, उसमें आपको कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलता है। सो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है दैट व्हेन वी से दैट यू हैव द डिनोमिनेशन हैज द मैनेज राइट टू मैनेज प्योर रिलीजियस मैटर्स, इट इंप्लाइज दैट स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन दिस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, फेथ, आई मीन पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे लेट्स से अगर वो है सिर्फ रिलीजियस मैटर, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई डिनोमिनेशन कहे जी हम तो बलि देंगे, राइट, हम तो इंसान की बलि देंगे। अब वो इंसान की बलि देने का मतलब क्या हो गया कि आप पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी एंड हेल्थ तीनों के ही खिलाफ कुछ कर रहे हैं। अगर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इवन फॉर रिलीजियस पर्पसेस ये कहती है कि कोई हम ऐसा काम करेंगे या करना चाहती है ऐसा काम जो कि इन तीनों के खिलाफ जाएगा, तो स्टेट की इंटरफेरेंस आ जाएगी। लेकिन अगर इन तीनों को कुछ नहीं छेड़ा जा रहा है या कोई ऐसा काम करना चाह रही है ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन तीनों को इंटरफेयर नहीं करती है और वो एक रिलीजियस मैटर है, तो उसमें स्टेट कंप्लीट फ्रीडम आपको देती है, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को कंप्लीट फ्रीडम देती है। फिर हमने पढ़ा जी एवरी डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एक्वायर एंड मैनेज प्रॉपर्टी। अब हमने क्या कहा कि आपके पास अधिकार है कि आप एक्वायर करें एंड मैनेज करें प्रॉपर्टी को। अब प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है एंड इमूवेबल भी हो सकती है। देखिए अभी हमने क्या कहा था कि भाई कोई भी ग्रुप है, कोई भी डिनोमिनेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती है, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल या फिर कुछ भी बनाना चाहती है, तो उसके लिए जमीन भी चाहिए, उसके लिए बाकी अधिकार भी चाहिए, प्रॉपर्टी बेसिकली चाहिए। सो उसमें क्या कहा दैट it extends guarantee to a religious denomination right to own and acquire immovable property, juxtaposing it with the individual। एक तरफ इंडिविजुअल को आप देखिए, इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी का राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिनोमिनेशंस, उनको हमने क्या किया, उनको हमने फंडामेंटल राइट दे दिया। अब इसमें भी एक चीज को हमें समझकर चलना पड़ेगा कि इट इज ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज अ क्वालिफाइड राइट। क्वालिफाइड राइट का मतलब क्या कि आप अगेन वही 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे आपसे ये जमीन का अधिकार जो है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, ये छीना जा सकता है। छीना जाएगा कैसे? अगेन दूसरा क्या कि अगर स्टेट चाहे तो कंपल्सरली प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहे तो फॉर द पर्पज ऑफ लेट्स से सोसाइटीज बेनिफिट, वहां पर वो भी आपका ये जो अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन का अधिकार है, इसको वहां पे भी छीना जा सकता है। सो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि भाई देखिए आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट तो बना दिया, बट देन इट इज सब्जेक्टेड टू सम कंडीशंस। ठीक है जी। सो यहां पर वो लिखा भी है कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है मान लीजिए विच इज एन ऑनर ऑफ एक्सटेंसिवली लार्ज पीस ऑफ लैंड, बट वो एक ऐसी एक्टिविटी में जा रही है जो कि एग्रीकल्चरल टेनेंट्स के खिलाफ है। लेट्स से कुछ टेनेंट्स हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, आपकी जमीन है, राइट, आपकी ये जमीन है, आपकी इस जमीन पे आप एक रिलीजियस डिनोमिनेशन हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आसपास की जो जमीन है, जो पेजेंट्स की जमीन है, जो किसानों की जमीन है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। सो क्या हो गया, पब्लिक ऑर्डर आ गया। मोरालिटी का आप हो सकता है कोई इशू उठ जाए, लेकिन पब्लिक ऑर्डर तो डेफिनेटली आ ही गया। सो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है। सो यही यहां पे लिखा कहता है जी फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी प्लीडेड एज अ शील्ड against regulatory remedial measures adopted by the state to prevent the exploitation and unrest of the farmers in such cases। so यहां पर आपकी जो प्रॉपर्टी का अधिकार है उसे कर्टेल किया जा सकता है अगेन ऑन द गिवन ग्राउंड्स। फिर क्या आता है जी, एक केस आया था महंत रामकृष्ण दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें कहा गया था दैट इट इज ऑल राइट फॉर अ स्टेट to acquire compulsorily the property of religious denomination to the extent that it does not destroy or completely negate its own right। so basically आपके पास, स्टेट के पास ये अधिकार है कि स्टेट अगर चाहे तो रिलीजियस डिनोमिनेशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। बस इस चीज का ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करते समय कहीं ये ना हो जाए कि जो डिनोमिनेशन है उसी का नामो निशान मिट जाए, उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं आना चाहिए। आपको अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता भी है, ऑफकोर्स कंपनसेशन का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से एक इंडिविजुअल को कंपनसेशन मिलती है लगभग उसी तर्ज पे आपको प्रॉपर्टी के लिए कंपनसेट किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल 29 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार मिला हुआ है, उससे इसको हम एक बार कॉन्ट्रास्ट करेंगे, जब हम वहां पे पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। एनी हाउ, दूसरा क्या था, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कहते हैं जी एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज टू बी
एडमिनिस्टर्ड इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ। एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्टर का मतलब होता है कि आप उस प्रॉपर्टी के जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं, जो रोजमर्रा की लेट्स से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, देखभाल है, उसे कैसे चलाना है, उसको एडमिनिस्टर करने का अधिकार आपके पास है। सो सच ट्रांजैक्शन शैल बी अकॉर्डिंग टू लॉ। सो लॉ में क्या आ गया? आप जो कानून है, स्टेट के लॉज हैं, स्टेट के जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग आप उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करोगे। आप इलीगली प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते। एंड एवरीथिंग फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ द कंसर्न प्रॉपर्टी टू ऑल द ट्रांजैक्शन हैज टू बी इन कॉन्सोनेंस विद लॉ। सो ये है जी आर्टिकल 26 जो हमने आज डिस्कस किया। इसमें ज्यादा कुछ इतना डिस्कस करने का नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी। हाँ, जुडिशरी के पर्पस से इसको जितना मर्जी डिस्कस कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।